नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डी आर यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट के लिए जो हमने मॉडल पेपर शुरू किया था तो उसमें थोड़ा चेंज किया है साथियों। तो मॉडल पेपर शुरू करने से पहले हम कुछ संक्षिप्त में जो भी हमारा टॉपिक है, कल जैसे राजनीतिक सिद्धांत था तो आज हमारा है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, तो उन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में मॉडल पेपर शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। साथियों, जो व्यवहारवाद है वो क्या है? एक राजनीतिक अवधारणा है। क्या है? राजनीतिक अवधारणा है। और इसको अगर मनोविज्ञान की भाषा में समझे तो बिहेवियरिज्म कहते हैं, और अगर हम राजनीतिक भाषा में समझें तो इसे बिहेवियरलिज्म कहते हैं। यहाँ पे लिज्म है और यहाँ पे रिज्म है, इस बात का आप ध्यान रखें साथियों। इसके साथ ही डेविड स्टर्न ने जो ये ऊहापोह से बचने के लिए दोनों में अंतर समझने का आग्रह किया है, और दोनों में ही उसने थोड़ा अंतर बताया है। एक राजनीतिक विचारधारा है और एक व्यवहार, यानी कि जो हम बात करें तो जो व्यवहारिक अध्ययन है वो अलग है और एक राजनीतिक विचारधारा अलग है। साथियों, ये जो व्यवहारिक अध्ययन या व्यवहारिक दर्शन की जो शुरुआत है वो अरस्तु के समय ही हो गई थी, और उसे आज के अमेरिकन व्यवहारवादियों का पितामह कहा जाता है साथियों। किसको? अरस्तु को। फिर इसके बाद में व्यवहारवाद के संदर्भ में कुछ विशेषताएं और विश्लेषण प्रकट किए हैं। उनमें से डेविड एप्टर है जो उसने 6 महत्वपूर्ण परंपराओं का उल्लेख किया है। उसमें पहली है राजनीतिक दर्शन, फिर संस्थावाद, व्यवहारवाद और बहुलवाद, संरचनावाद और विकासवाद। साथियों, इनमें से जो प्रश्न बनता है वो हमेशा मिलान वाला प्रश्न बनता है, या डायरेक्टली पूछा जाएगा कि डेविड एप्टर की 6 अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा या कौन सा विश्लेषण नहीं है। तो साथियों, जो डेविड एप्टर है उसने 6 अवधारणाएं दी, उनका परस्पर कोई ना कोई संबंध जरूर है। जैसे कि राजनीतिक दर्शन का संबंध साध्य और उद्देश्य से है, तो संस्थावाद का संबंध राजनीतिक संगठनों से है। ऐसे ही व्यवहारवाद का जो संबंध है वो अभिप्रेरणाओं और मानवीय व्यवहार के यंत्रीकरण से है। और बहुलवाद का जो संबंध है साथियों, यहाँ पे देखिए, समूह और संस्थाओं के बीच अंतःक्रिया से है। ध्यान रखिए साथियों, संस्था को संस्था से हमें नहीं मिलाना है। बहुलवाद का संबंध समूह की संस्थाओं के बीच अंतःक्रिया से है। फिर इसके बाद में संरचनावाद के अंतर्गत व्यक्तियों एवं समुदाय के अंतर संबंधों के सख्ती से निर्धारण करना है साथियों। और अंतिम है विकासवाद में विकास की प्रक्रिया, औद्योगिकरण एवं परिवर्तन एवं उनका सरकार के स्वरूप एवं नीतियों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है साथियों। अब देखिए साथियों, ये तो हो गया व्यवहारवाद का एक संक्षिप्त परिचय। परिचय के बाद में साथियों हम व्यवहारवाद की जो अवधारणाएं हैं, जो आधारशिलाएं हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे और संक्षिप्त में ही चर्चा करेंगे साथियों। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 अवधारणाएं दी थी, या बौद्धिक आधारशिलाएं दी थी 8। किसने? डेविड स्टर्न ने। और उनका जो क्रम है साथियों, नियमितता, सत्यापन, प्राविधियाँ यानी विधियाँ, प्रमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, शुद्ध विज्ञान और एकीकरण। इन जो 8 अवधारणाओं को बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है, और इनके आधार पर ही समस्त व्यवहारवाद खड़ा है साथियों। और डेविड स्टर्न ने इन्हें व्यवहारवादी धर्म कहा है। किसने कहा है? डेविड स्टर्न ने। ये 8 अवधारणाएं डेविड स्टर्न ने दी साथियों। उत्तर व्यवहारवाद में ये अवधारणाएं 7 ही होती है। अगला देखिए, फिर इसके बाद में डेविड ट्रूमैन ने व्यवहारवादी उपागम के संबंध में 2 आवश्यकताओं या लक्ष्यों पर बल दिया है। उसमें से जो पहला लक्ष्य है, शोध को पूरी तरह व्यवस्थित, यानी जो शोध है वो पूरी तरह व्यवस्थित होनी चाहिए, और इसके अध्ययन के लिए मुख्यतः अनुभवी की यानी इंपीरिकल तकनीकों के प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा डेविड ट्रूमैन कहते हैं। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, अब आते हैं ये जो इम्पोर्टेंट, हर बार इनमें से कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर बनता है यूजीसी नेट और सेट के लिए साथियों। इसमें जो बुक है और जो कृति है उनके लिए एक प्रश्न जरूर बनता है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये किसकी? आर्थर बंटले की है। कई बार इनका क्रम पूछा जा सकता है साथियों। इनको कालानुक्रम कीजिए, ये जैसे कि 4 बुकें दे देंगे और उनमें से कालानुक्रम भी पूछ सकते हैं, या चारों का मिलान पूछ सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? आर्थर बंटले की है। कब आई थी?
तो ये आई थी साथियों 1908 में। फिर द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये चार्ल्स मेरियम की रचना है साथियों, ये 1925 में आई थी। फिर साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, ये जॉर्ज कैटलिन की है, ये 1927 में आई थी। फिर इसके बाद में है साइकोपैथोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स, ये लासवेल की रचना है साथियों, 1930 में आई थी। फिर आज आती है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, ये किसकी रचना है, लासवेल की साथियों। कल ही हमने इस पर चर्चा की थी, 1936 में आती है। फिर पावर एंड पर्सनालिटी, ये भी लासवेल की रचना है साथियों। 1 2 3 4 लासवेल की रचनाएं हो गई, 3 हो गई साथियों। और इसके साथ ही अगली जो रचना है द ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी, ये इसकी है साथियों थियोडोर की। किसकी है साथियों, थियोडोर की रचना है, जो कल हमने राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो मॉडल पेपर हल किया था उसके अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा गया था। द पीपुल चॉइस किसकी रचना है साथियों, फील्ड एंड बेरेलसन एंड गोडेट की रचना है साथियों। ये वोट डिवाइस, द वोट डिसाइड किसकी है, ये भी फील्ड बेरेलसन और गोडेट की रचना है साथियों। अगला देखिए द अमेरिकन वोटर, ये भी किसकी रचना है, यही फील्ड बेरेलसन और गोडेट की रचना है। अगला देखिए पुस्तक और लेख कौन कौन से हैं जो साथियों, अगर हम देखें द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, ये डेविड स्टर्न की है, 1945 में आई थी। पॉलिटिकल थ्योरी अल्फ्रेड अर्नोल्ड ब्रेक्ट की रचना है साथियों, ये अर्नोल्ड ब्रेक्ट। द बिहेवियरलिज्म एंड परसुएशन इन पॉलिटिक्स, ये है साथियों हिंज यूलाओ की। किसकी रचना है, हिंज यूलाओ की। न्यूट्रलिटी इन पॉलिटिकल साइंस, ये है चार्ल्स टेलर की रचना है साथियों। और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस, ये डेविड एप्टर की रचना है। किसकी है, डेविड एप्टर की। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये रचना है हर्बर्ट साइमन की। पावर एंड सोसाइटी रचना है लासवेल एंड कैप्लान, दोनों की है साथियों। फिर अगला है द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, ये रचना है जॉर्ज कैटलिन की। तो साथियों ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिनको कहीं ना कहीं बार बार मिलान में पूछा जाता है या निम्न में से कौन सी है या कौन सी नहीं है। फिर इसके बाद में साथियों डेविड स्टर्न ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में 3 कारण बताए थे। ये तीनों कारण पूछे जा सकते हैं या कौन सी बुक में ये इनका वर्णन है, इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। पहला है कि राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान बनाने के प्रति असंतोष, फिर भावी समस्याओं का समाधान ढूंढने की उत्कंठ इच्छा, और बौद्धिक प्रवृत्ति और राजनीतिक वैज्ञानिकों के समूह के रूप में संचालित आंदोलन। ये 3 कारण बताए थे साथियों, किसमें, डेविड स्टर्न ने पॉलिटिकल सिस्टम में। फिर है इसके बाद में डेविड स्टर्न ने साथियों, ये हम उत्तर व्यवहारवाद में घुस गए साथियों। किसमें, उत्तर व्यवहारवाद में। ये उत्तर व्यवहार जो ये हुआ था साथियों कि ये व्यवहारवाद फेल होने का क्या कारण थे, तो ये 3 मुख्य कारण बताए हैं। फिर इसके बाद में डेविड स्टर्न ने 2 से 6 सितंबर के बीच में जो 1969 के अंतर्गत अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने 65वें अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा की साथियों, और कहा कि क्या हमारा कर्तव्य नहीं हो जाता है कि हम परिवर्तनशील परिस्थितियों पर ध्यान दें और पुरानी अवधारणाओं को फिर से विचार करने के लिए यदि आवश्यक हो तो उनमें संशोधन प्रस्तुत करें। साथियों ये कहा था डेविड स्टर्न ने, इसलिए कहा था कि जो व्यवहारवाद है उसमें मूल्यों को बिल्कुल हटा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे वापस डेविड स्टर्न मूल्यों पर जोर देने की बात करते हैं। डेविड स्टर्न ने अपने भाषण में प्रासंगिकता, सार तत्व और एक्शन यानी 3 मुख्य कारण बताए थे, यानी 3 मुख्य मुद्दे बताए थे। किसमें, उत्तर व्यवहारवाद में। ये आप याद रखिए साथियों, 3 हूबहू पूछे जाते हैं ये, तो इनमें से कौन सा है या नहीं है ऐसा ही पूछा जाता है। इससे प्रासंगिकता का मूल मंत्र या प्रासंगिकता धर्म कहा है डेविड स्टर्न ने। उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या के बारे में डेविड स्टर्न ने यह कहा है कि ये एक क्रांति है जिसके 2 नारे हैं, एक तो संगति यानी प्रासंगिकता रिविलेंस, और एक एक्शन है। दोनों नारे याद रखें साथियों, ये बिल्कुल पूछे जाते हैं।
अर्थात राजनीति को वर्तमान समस्याओं के साथ अपनी संगति और प्रासंगिकता स्थापित करनी चाहिए, डेविड ईस्टन ऐसा कहते हैं। फिर उत्तर व्यवहारवादी क्रांति में व्यवहारवाद और शास्त्रीय विचार दोनों ही है, उन्होंने यानी कि मूल्यों को वापस शामिल कर लिया है, किंतु परंपरावाद और पुनरुत्थान नहीं है। यद्यपि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों में ही व्यवहारवाद के आलोचक है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं और उपलब्धियों को बनाए रखना चाहता है। साथियों, ऐसा कहा गया है कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों का एक विश्लेषण है और कमियों को दूर करने का एक प्रयास है और एक क्रांति है। किसने कहा था? डेविड ईस्टन लिखते हैं कि यह एक क्रांति है, न कि प्रक्रिया है, विकास है, न कि अनुरक्षण, और आगे की ओर बढ़ने का एक कदम है, न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति है। ये कथन है, ये कोटेशन है डेविड ईस्टन की। फिर उत्तर व्यवहारवाद के जो विशेषताएं हैं साथियों, जो व्यवहारवाद की विशेषताएं वो कितनी थी? 8 थी, आप याद रखिए साथियों, और इसकी 7 है। उनमें से जो पहली है वो है कि राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीकी की अपेक्षा सार तत्व को अधिक उपयोगी माना जाए। साथियों, हम इसमें थोड़ा क्विकली रिवीजन करेंगे क्योंकि हमें मॉडल पेपर भी हल कराना है। और इसमें यह कहा गया है कि व्यवहारवाद का नारा था कि अस्पष्ट होने से गलत अच्छा है। किसका नारा था ये? व्यवहारवाद का। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद का नारा है कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट कम बुरा है। ये किसका नारा है? ये उत्तर व्यवहारवाद का नारा है साथियों। फिर इसके बाद में इसका जो दूसरा बिंदु है, 7 अवधारणाओं में से जो दूसरी अवधारणा है, सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। और तीसरी अवधारणा है इसकी साथियों, हाँ ये आगे साथियों, पहली हो गई, दूसरी तकनीकी की अपेक्षा सार तत्व पर ध्यान देना, पहली अवधारणा। दूसरी अवधारणा सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना, और तीसरी अवधारणा है संकटों के समाधान में रुचि रखना। और चौथी जो अवधारणा है वो मूल्यों के महत्व, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद में पुनः मूल्यों पर जोर दिया जाने लगा। और जो 5वीं अवधारणा है वो सामाजिक उत्तरदायित्व है। और 6ठी अवधारणा है साथियों वो है कि दायित्व का वहन करना, यानी कि बुद्धिजीवी अपने ज्ञान को कार्य के रूप में परिणित और तथा समाज के पुनर्रचना करने के लिए विशेष दायित्व होगा बुद्धिजीवियों का। फिर इसके बाद में जो 7वां और अंतिम है, ये साथियों कई बार पूछा गया कि व्यवसाय का राजनीतिकरण करना किसकी पहचान है? तो उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा है या उत्तर व्यवहारवाद की पहचान है साथियों। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से राजनीति विज्ञान के व्यावसायिक, शैक्षिक और मूल्यात्मक स्वरूप पर बल देना चाहता है। वह राजनीति विज्ञान को समाज और विश्व के प्रति उत्तरदायी बना देना चाहता है। अब साथियों शुरुआत करेंगे हम मॉडल पेपर की, जो कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं इस मॉडल पेपर की साथियों। इसमें पहला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन व्यवहारवाद को बौद्धिक पद्धति और शैक्षिक आंदोलन दोनों ही मानते हैं? तो ये मानते हैं साथियों डेविड ईस्टन। अभी आया था साथियों, निम्नलिखित में से किसे उत्तर व्यवहारवाद के उदय का कारण नहीं माना जा सकता है? तो साथियों इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत व्यवहारवादी अनुसंधान ने समाज की तीव्र समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, तो ये उत्तर व्यवहारवाद का कारण नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन व्यवहारवादियों को अनुभविक और परंपरावादियों को पराअनुभविक सिद्धांतवादी मानता है? तो कौन मानता है साथियों? रॉबर्ट डहेल। कौन मानता है? रॉबर्ट डहेल। डेविड ईस्टन ने निम्न में से किसे उत्तर व्यवहारवाद का कारण माना है? तो उत्तर व्यवहारवाद का कारण साथियों राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने के प्रति असंतोष, सभी 3 कारण आए थे। ये उत्कट इच्छा बिल्कुल सही है साथियों, और बौद्धिक प्रवृत्ति और राजनीति वैज्ञानिकों के समूह के रूप में संचालित आंदोलन बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही है इसके अंतर्गत, 1, 2, 3 सही है। अगला है, निम्न में से कौन व्यवहारवाद को परंपरागत रूप से प्रचलित अध्ययन शैली एवं अध्ययन
के रूप और पद्धतियों के विरुद्ध एक आंदोलन और मनोभावना के रूप में बताया है। तो किसने बताया है आंदोलन को, यानी कि व्यवहारवाद को एक आंदोलन बताने वाले हैं ये है रॉबर्ट डहेल। कौन है साथियों? रॉबर्ट डहेल है, जिन्होंने व्यवहारवाद को एक आंदोलन के रूप में और मनोभावना के रूप में बताया है, एक मोड बताया है साथियों। अगला देखिए, ये अभी आया था कि 1969 में डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में प्रासंगिकता का मूल मंत्र या प्रासंगिकता धर्म का उल्लेख इसमें सम्मिलित है। तो इसमें क्या सम्मिलित है साथियों? इसके अंतर्गत जो तीनों ही चीज़ें सम्मिलित है, तीनों ही बातें सम्मिलित है, यानी प्रासंगिकता, कार्य और सारता, तो तीनों ही सम्मिलित है। 1 2 3 उत्तर हो जाएगा इसका, 1 2 3। अगला देखिए, निम्न में से किसे व्यवहारवाद को केवल एक दृष्टिकोण मात्र माना है? तो किसने माना है साथियों? डेविड ट्रूमैन ने। किसने माना है? डेविड ट्रूमैन ने। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मानते हैं डेविड ट्रूमैन। अगला देखिए, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में किसने कहा है कि यह एक क्रांति है जिसके 2 नारे हैं? साथियों, ये तो कहा है डेविड स्टर्न ने। और कौन कौन से हैं? संगति यानी प्रासंगिकता और कार्य, रिविलेंस एंड एक्शन। अगला देखिए, निम्न में से किसे व्यवहारवाद की उत्पत्ति का दार्शनिक आधार माना जाता है? तो किसे माना जाता है साथियों दार्शनिक आधार? काम्टे का लेखन बिल्कुल सही है, वियना सर्कल बिल्कुल सही है, वियना सर्कल का तार्किक प्रत्यक्षवाद बिल्कुल सही है, भाषा दर्शन बिल्कुल सही है, यानी 1 2 3 तीनों को ही माना जाता है साथियों। फिर अगला देखिए, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डेविड स्टर्न द्वारा जो भाषण दिया गया है उसका शीर्षक क्या था? उसका शीर्षक क्या था साथियों? आपको ही पता है। उसका जो शीर्षक है वो है द न्यू रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस, यानी कि एक नया आंदोलन या नई क्रांति है किसमें? राजनीति विज्ञान में। उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डेविड स्टर्न अपना जो भाषण होता है वो कौन सा है? ये 1969 में 65वां, कौन सा है? 1969 में 65वां भाषण होता है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए, निम्न में से कौन व्यवहारवाद के आलोचक विद्वान हैं? तो व्यवहारवाद के आलोचक विद्वान साथियों देखिए, लियो स्ट्रॉस, अन्ना हारेंट, वोगेलिन और हैंस मार्गेनथाउ, ये सब व्यवहारवाद के आलोचक विद्वान है साथियों। तो 1 2 3 4 चारों ही हो जाएंगे। फिर इसके बाद में देखिए, डेविड स्टर्न साथियों, आपको ही पता है कि जो हैंस मार्गेनथाउ है उसकी बहुत ही शानदार कृति है पॉलिटिक अमंग नेशन। ये हैंस मार्गेनथाउ की रचना है। डेविड स्टर्न ने निम्न में से किस संदर्भ में कहा है कि ये एक क्रांति है, न कि वे प्रक्रिया है, विकास है, न अनुरक्षण, न आगे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति, न कि पीछे और हटने की प्रवृत्ति है? तो किसमें कहा था? उत्तर व्यवहारवाद में कहा था। अगला देखिए, व्यवहारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन है, व्यवहारवाद बार बार घटित होने वाली प्रेक्षणीय गतिविधियों या क्रियाओं का अध्ययन करता है। कारण, व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में खोज किए जाने योग्य नियमितताएं और समानताएं पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत साथियों दोनों ही सही है। क्या है? दोनों ही, कथन और कारण दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है। निम्न में से ये किसका नारा है कि अप्रासंगिकता से अस्पष्ट कम बुरा है? तो साथियों अभी आया है, ये है उत्तर व्यवहारवाद का नारा है। किसका है? उत्तर व्यवहारवाद का नारा है। अगला देखिए, डेविड स्टर्न की व्यवहारवाद संबंधी बौद्धिक आधारशिला में सम्मिलित नहीं है। साथियों बौद्धिक आधारशिला में आपको ही पता है कि मूल्यों को हटाया गया था, मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया गया था। किसमें? व्यवहारवाद में। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में पुनः मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है। अगला देखिए, निम्न में से किस उपागम ने राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीकी की अपेक्षा सार तत्व को उपयोगी माना है? तो तकनीकी की अपेक्षा सार तत्व को उपयोगी मानने वाले जो सिद्धांत है वो उपागम है उत्तर व्यवहारवाद। कौन सा है साथियों? उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं हैं साथियों आप में, तो 7 में से जो पहली मान्यता है यही है, और व्यवहारवाद की 8 मान्यताएं हैं। निम्न में से किसे राजनीतिक व्यवहार के सभी क्षेत्रों को व्यवहारवादी अध्ययन के योग्य माना है? तो किसने माना है साथियों? ये मानते हैं हिंज यूलाओ। कौन है? हिंज यूलाओ ने ऐसा माना है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उपागम ये मानता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययनवेताओं को सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए? कौन मानता है ऐसा? ऐसा मानता है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद की जो 7 मान्यता है उनमें से एक मान्यता ये भी है साथियों। अगला देखिए, निम्न में से किसे व्यवहारवाद का
व्यवहारवाद द्वारा फासीवाद, नाजीवाद और राष्ट्रीय समाजवाद की निंदा नहीं कर पाने को 20वीं शताब्दी की दुखद घटना माना है। तो ये दुखद घटना मानने वाले अर्नोल्ड ब्रेख्ट कौन थे साथियों? अर्नोल्ड ब्रेख्ट। निम्न में से कौन राजनीति का व्यवसायीकरण को अपरिहार्य और वांछनीय मानता है? आपको ही पता है साथियों, ये अंतिम जो 7 अवधारणाएं हैं उत्तर व्यवहारवाद की बात की, उसमें से अंतिम अवधारणा यही है। अगला देखिए, निम्न में से किस उपागम के प्रतिपादन का उद्देश्य वैद्यकृत सापेक्ष यानी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन सिद्धांत निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करना है? ये किसका है? तो साथियों ये है व्यवहारवाद का। किसका है? सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन किसका है? ये व्यवहारवाद का पहल है। कथन राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीकी की अपेक्षा सारतत्व को उपयोगी माना है। तो दूसरा फिर कारण देखिए साथियों, वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत और सारगर्भित नहीं है। तो साथियों इसके अंतर्गत जो है वो हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों ही सही है, दोनों ही सही है साथियों। अगला देखिए, निम्न में से किसका ये कथन है कि व्यवहारवादी शोध हार्ड मान से बने इंसान को ऊंचा उठाकर उन पर हमारी दृष्टि को केंद्रित करती है, यानी कि दृष्टि को केंद्रित करती है। ये कथन किसका है साथियों? तो ये प्रसिद्ध कथन है डेविड ईस्टन का। किसका है? डेविड ईस्टन का। निम्न में से कौन व्यवहारवाद को चलनी यानी सीव के रूप में जानता है? चलनी तो जानते हो ना साथियों, जो आटा छानने की जो चलनी होती है उसको बताया है। तो इसे कौन मानता है? ऐसा मानने वाले डेविड ईस्टन है। व्यवहारवाद को चलनी मानने वाले कौन हैं? डेविड ईस्टन है। कथन मूल्यों की आधारशिला पर ज्ञान की इमारत खड़ी होती है। फिर कारण, फिर कथन, यहाँ पे कारण आना चाहिए, दोनों कथन आ गए साथियों। फिर कारण, उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो साथियों ये जो इसके अंतर्गत है ए और बी दोनों ही सही है, दोनों ही सही है साथियों। अगला देखिए, निम्न में से किसे ये भविष्यवाणी की कि व्यवहारवाद की अवधारणा एक विशेष एक मन स्थिति जो धीरे धीरे राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समाहित होकर अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, ऐसा जो कथन है ये भविष्यवाणी करने वाले जो विद्वान हैं ये है रॉबर्ट डहेल। कौन है? रॉबर्ट डहेल है साथियों। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उपागम चिंतामुखी ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील पर बल देता है? यानी कि क्रियाशीलता पर कौन बल देता है? तो क्रियाशीलता पर बल देता है उत्तर व्यवहारवाद। कौन देता है? उत्तर व्यवहारवाद। अगला है, निम्न में से कौन व्यवहारवाद के संदर्भ में ये टिप्पणी करता है कि समस्त साधनों द्वारा अनुभवी ज्ञान का प्रयोग हो किंतु उन्हें पूज्य बनाने की कोशिश न की जाए? ये कहने वाले हैं, ये है मीहान। कौन है? मीहान। ये विद्वान है मीहान। निम्न में से किसका विश्वास है कि राजनीति की ओर उन्मुख विश्वविद्यालय सामाजिक समस्याओं के समाधान में अधिक क्रियाशील भूमिका निभाएंगे? तो ये कथन किसका है? ये डेविड ईस्टन का कथन है साथियों। अगला देखिए, निम्न में से राजनीति सिद्धांत का कौन सा उपागम तकनीकी प्रविधियों और पद्धतियों को पूर्णता के बजाय पर्याप्तता की दृष्टि से देखना उचित समझता है? तो कौन समझता है साथियों? ये समझता है उत्तर व्यवहारवाद। कौन समझता है? उत्तर व्यवहारवाद। निम्न में से किसे उदय को परंपरावादियों और व्यवहारवादियों के मध्य सैद्धांतिक संघर्ष समाप्त माना जाता है? तो ये माना जाता है उत्तर व्यवहारवाद। किसके उदय को माना जाता है? उत्तर व्यवहारवाद के उदय को माना जाता है। निम्न में से कौन इस बात से सहमत नहीं है कि व्यवहारवादी उपागम को विकसित करने के लिए ट्रेडिशनल ट्रेनिंग को लुप्त हो जाना चाहिए? यानी कि जो परंपरावादी
जो अवधारणाएं हैं वो परंपरागत अवधारणाएं लुप्त हो जानी चाहिए, ऐसा कौन मानते हैं? तो ऐसा मानने वाले डेविड ट्रूमैन है। कौन है? डेविड ट्रूमैन। निम्न में से कौन व्यवहारवादियों की कार्य पद्धति को ही सर्वाधिकारवाद पनपाने की आधारशिला करार देता है या देती है? तो ये है अन्ना हारेंट। कौन है? अन्ना हारेंट। अगला देखिए, परंपरागत राजनीति सिद्धांत और व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? इसके अंतर्गत 4 कथन हैं। तो इसमें से परंपरागत राजनीति सिद्धांत परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों है, किंतु व्यवहारवाद केवल परिणात्मक है, ये सही नहीं है साथियों, ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, निम्न में से कौन व्यवहारवादियों को ऐसे इंजीनियरों की संज्ञा देता है, यानी इंजीनियर्स की संज्ञा देता है जो पुल बनाते समय पदार्थ पर अपना ध्यान केंद्रित करता है? तो ये लियो स्ट्रॉस। कौन है? ये है लियो स्ट्रॉस। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी तुलना व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये है साथियों, इसके अंतर्गत आ जाएगा कि व्यवहारवाद परिणात्मक है जबकि उत्तर व्यवहारवाद गुणात्मक है। ये तुलना सही नहीं है। इसके अंतर्गत देखिए साथियों, व्यवहारवाद तथ्यों पर और मूल्यों पर, तथ्यों को मूल्यों से पृथक करता है जबकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों को कार्य के साथ सार्थकता से जोड़ता है। बिल्कुल सही है ये तो। फिर इसके बाद में देखिए, तो व्यवहारवाद एक रूपता और नियमितता से संबंधित है जबकि उत्तर व्यवहारवाद नियमितताओं और अनियमितताओं से संबंधित है। बिल्कुल सही है। व्यवहारवाद आंग्ल अमेरिकी देशों पर केंद्रित है जबकि उत्तर व्यवहारवाद तृतीय विश्व पर केंद्रित है। तो ये सही है, लेकिन दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। कौन सा? दूसरा। अगला है कि व्यवहारवादी राजनीतिविद हेराल्ड लासवेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों, इसके अंतर्गत देखिए कि लासवेल राजनीति वैज्ञानिक की भूमिका में मनोव्याधि निवारक के रूप में चिन्हित है। बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में देखिए, लासवेल विज्ञान की राजनीति की जगह दर्शन राजनीति के पक्षधर है साथियों, ये गलत हो जाएगा। लासवेल प्राविधिक वैज्ञानिक संस्कृति पर बल देता है। बिल्कुल सही है। लासवेल राजनीति विज्ञान को एक नीति विज्ञान के रूप में बनाना चाहता है और अतः वह गोल थिंकिंग, ट्रेंड थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, प्रोजेक्टिव थिंकिंग और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग के रूप में अपनी विचारधारा प्रस्तुत करता है। तो ये भी सही है। तो साथियों, ये गलत है। वो दर्शन नहीं बनाना चाहता, राजनीति दर्शन के पक्षधर नहीं था वो। तो साथियों, ये था व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का संक्षिप्त परिचय और उसके साथ उसका मॉडल पेपर। तो साथियों, आपको क्लास की चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और एक दिन हम साथियों चर्चा करेंगे जितनी भी कृतियां हैं और जितने भी विचारक जिनकी कृतियां हैं, चाहे वो हम बात करें वहाँ से अरस्तु से लेके अरस्तु हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स और जितने भी, चाहे समुदायवादी विचारक हो, चाहे स्वतंत्रवादी विचारक हो, चाहे जॉन रॉल्स हो, चाहे मैकेंटायर हो, सैंडल हो, कोई से भी सब विचारकों की हम एक क्लास लेके आएंगे जिसके अंदर सिर्फ कृतियों पे हम चर्चा करेंगे और उनके एक एक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।